गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कलर प्रॉपर्टी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, से हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटल लिगेंड स्टेबिलिटी पर। सो टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम मेटल लिगेंड स्टेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका रहेगा। यहाँ पर इस टॉपिक से एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है, एज वेल इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग भी आपको पता होने चाहिए कि कब कब मेटल लिगेंड के बीच में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और कब ये आपकी डिक्रीज होती है। तो जब हम बात करेंगे मेटल लिगेंड स्टेबिलिटी, तो हम क्या बोलेंगे? जनरली ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर स्टेबल। बताइए स्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज जब भी हम बात करते हैं मेटल आयन की, तो मेटल आयन के ऊपर आपको पता है वैलेंस शेल में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैकेंट रहते हैं, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है। जबकि लिगेंड की बात करें तो लिगेंड यहाँ पर आपका वो स्पीसीज होता है जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है। सो हमें ऑलरेडी ये चीज पढ़ रखी है कि जब बात करें लिगेंड की, तो ये आपका बिहेव करता है एज ए लुईस बेस और ये बिहेव करता है आपका एज ए लुईस एसिड। ठीक है। तो होगा क्या कि लिगेंड यहाँ पर जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट करता है और मेटल के साथ में क्या बॉन्ड करता है? मेटल के साथ में फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल के उन ऑर्बिटल्स को जो आपके वैकेंट हैं और इनके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर बन जाता है आपके पास में मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अगर यहाँ पे लिगेंड का n नंबर है तो यहाँ पे लिगेंड का n नंबर होगा आपके पास। सिंपल। सो लिगेंड और मेटल के बीच में यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है दैट इज आल्सो नोन एज एसिड लुईस एसिड एंड बेस रिएक्शंस। ठीक है। सो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से यहाँ पे इनके बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इससे आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो कि आपका स्टेबल रहेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वैसे वैसे आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल बनता हुआ चला जाता है। ठीक है। फॉर एन एग्जांपल हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से, कि मेटल जो है उसकी रिएक्शन हमने करवाई 4 मोल ऑफ लिगेंड के साथ, तो यहां पर हमारे पास बनता है Ml4 कॉम्प्लेक्स। सिंपल। हुआ क्या? मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वहां पे अपन ने n की वैल्यू जो पुट करी है वो कितनी करी है? 4 लिगेंड्स। तो आपके पास Ml4 कॉम्प्लेक्स बन गया है। इसके लिए जब हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि K, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है। प्रोडक्ट हमारे पास कितना है? Ml4। कितना है? Ml4 डिवाइड बाय रिएक्टेंट कितना है? मेटल एंड लिगेंड के 4 मोल हमारे पास है। ठीक है। तो पावर में चला जाएगा 4। समझ में आया? प्रोडक्ट बना हमारे पास में Ml4, रिएक्टेंट हमारे पास में मेटल है एंड 4 मोल लिगेंड्स हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है। सिंपली अब अगर हम क्या करें कि मेटल के साथ में देखिए दूसरी तरफ हम लिगेंड अटैच कर रहे हैं फर्स्ट, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? Ml। इसके लिए निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? Ml अपॉन M इंटू L। सिंपल। और अगर हम अब Ml कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लिगेंड और अटैच कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? Ml2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Ml2। इसके लिए K2 क्या निकलेगा हमारे पास में? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास? Ml2 अपॉन Ml एंड L। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड कर रहे हैं। Ml2 जो हमारे पास बना है उसमें हमने एक लिगेंड और अटैच कर दिया है, तो हमारे पास क्या बन गया है? Ml3 बन गया है। इसके लिए निकालेंगे K3, तो K3 हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? K3 हमारे पास आ जाएगा Ml3 अपॉन Ml2 डिवाइड बाय L। बिल्कुल। ठीक है। अब हमने क्या किया? फोर्थ स्टार्ट किया। फोर्थ में हमारे पास क्या होगा कि Ml3 जो हमारे पास बना है इसमें हमने एक लिगेंड और ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? Ml4 बन जाएगा। इसके लिए हम निकालेंगे बच्चों K4, तो K4 हमारे पास कितना आ जाएगा? Ml4
4 डिवाइड बाय Ml3 एंड L। देखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार हमने ये किया बच्चों कि मेटल के साथ में 4 के 4 लिगेंड एक साथ ज्वाइन कर दिए, तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बना Ml4। और इस तरफ हम क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ में एक एक लिगेंड को अटैच कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। उसके लिए हमने K1, K2, K3 एंड K4 कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे पास में, अब देखिए हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे लिगेंड्स आपके पास में मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, स्टेबल बनता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लिगेंड मेटल के साथ में जाकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और उसके साथ में एसोसिएट हो रहा है, तो आपके पास में क्या हो गया, जो भी कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो आपका स्टेबल रहेगा। तो ये वाली जो आपकी स्टेबिलिटी होगी, दिस स्टेबिलिटी इज नोन एज ओवरऑल स्टेबिलिटी। क्या कहेंगे इस बच्चों, ओवरऑल स्टेबिलिटी, बिकॉज इसमें हमने एक साथ सारे लिगेंड्स को मेटल के साथ में ज्वाइन करवा करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया है। जबकि इस तरफ जो है वो हम बच्चों क्या कर रहे हैं, इस तरफ हम कर रहे हैं एक एक लिगेंड को अटैच कर रहे हैं, मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो दिस स्टेबिलिटी इज नोन एज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी। इस स्टेबिलिटी को हम क्या कह देंगे, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कह देंगे, क्योंकि स्टेप वाइज हम एक एक लिगेंड को मेटल के साथ में ज्वाइन करवा रहे हैं। आ रही बात आपको समझ में? एक साथ हमने चारों लिगेंड्स को अटैच किया तो जो कॉम्प्लेक्स बना वो बहुत स्टेबल बनेगा। उसे हम कहेंगे क्या, कि ये आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी है, जब हमने एक साथ सारे लिगेंड्स को मेटल के साथ में कंबाइंड करके कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना दिया है। जबकि हम 1 बाय 1 लिगेंड को अटैच कर रहे हैं, एक, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, तो इससे जो हमारे पास में स्टेबिलिटी आ रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी। एक एक स्टेप में हमने स्टेबिलिटी यहाँ पे शो की है। ठीक है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, तो वो हमारे पास रहने वाली है K इज इक्वल टू, ठीक है, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे K ही लिया है। अगर यहाँ पे हम Kn लेते हैं तो यहां तक Kn तक चला जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए K1 की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। हमारे पास कितनी आ रही है, K1 की वैल्यू हमारे पास रही है बच्चों ये वाली, देखिएगा ये हमारे पास K1 की वैल्यू है। K1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है बच्चों कितनी, ml डिवाइड बाय m इंटू L। K2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ml2 डिवाइड बाय ml अपॉन L। ठीक है, K3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है बच्चों, K3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है ml3 डिवाइड बाय ml2 एंड L। K4 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, ml4 डिवाइड बाय ml3 इंटू L। चलिए अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। ml से ml कट गया आपका, ml2 से ml2 कट रहा है, ml3 से ml3 कट रहा है। तो बताइए आपके पास क्या बचा, ऊपर की तरफ आपके पास बच गया है क्या, ml4। क्या बच गया है, ml4। देखिए जो पार्ट बचा है उसको मैं यहां लिख रहा हूं। ऊपर की तरफ आपके पास क्या बच गया है, ml4। नीचे की तरफ क्या बच गया आपके पास में, मेटल। क्या बचा है, मेटल। एंड लिगेंड कितने बचे आपके पास, 1 2 3 एंड 4, यानी L की पावर 4। अब बताइए जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो इसके इक्वल है कि नहीं है ना। इसका मतलब हमेशा K जो होगा वो K1 K2 K3 K4 के मल्टीपल यानी प्रोडक्ट्स के इक्वल रहेगा ऑलवेज। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इक्वल रहेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा 4 से डिनोट कर देते हैं। कितने से, बीटा 4 से इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, हम ये कह देंगे, चलिए फटाफट से एक काम कीजिएगा, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, मैं यहां से रफ कर रहा हूं इसे। तो हम सिंपली क्या कह देंगे, हम सिंपली कह देंगे कि हमारे पास में बीटा 4 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ml4 डिवाइड बाय m इंटू L की पावर 4। That means we can say कि बीटा 4 is always equal to K1 into K2 into K3 into K4 and so on।
एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कि बीटा अगर हम n पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास में K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू Kn हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप हो गई है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी के बीच, कि ओवरऑल स्टेबिलिटी जो होगी वो ऑलवेज आपकी इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी की। यहाँ पे आपने देख लिया है K1, K2, K3, K4 की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, K के इक्वल आ रहा है, जिसको हमने बाद में लेटर ऑन बीटा 4 से डिनोट कर दिया है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा 4 एंड K1, K2, K3, K4 आर, कि ये ऑलवेज इक्वल होगा आपके स्टेप बाय स्टेबिलिटी के ईच एंड एवरी कांस्टेंट के प्रोडक्ट की। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट से ले लीजिए यहां तक का स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे। चलिए हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा फटाफट से क्या हमारे पास आने वाला है। चलिए देखिए हमारे पास क्या गया है इक्वेशन, बीटा 4 ऑलवेज इज इक्वल टू K1, K2, K3, K4, K4 के इक्वल होगा। अब हम फटाफट से लेते हैं बच्चों एग्जांपल। एग्जांपल हमारे पास क्या है, कॉपर 2 प्लस आयन हमारे पास में है मेटल, जिसके साथ में हम 4 मोल ऑफ NH3 लिगेंड को कर रहे हैं ज्वाइन। ऑब्वियसली यहाँ पे अमोनिया जो है वो आपका बिहेव करेगा एज ए लुईस बेस, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा, उससे क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज Cu NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव हमारे पास में बनेगा कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इसकी Ks की बात करता हूं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करता हूं, तो हमारे पास इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है दैट इज 4.5 इंटू 10⁻21 आती है। ठीक है, एग्जाम्पल वो लेते हैं, कॉपर 2 प्लस आयन के साथ में हमने 4 मोल लिगेंड जोड़ा है किसका, साइनाइड का। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज बनेगा हमारे पास में कॉपर CN4 कितना 2 प्लस। जब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास निकलती है Ks की वैल्यू कितनी आती है 2 इंटू 10⁻28 की समथिंग हमारे पास आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो एक्सपेरिमेंट हमने यहां पे किए, दो एग्जांपल लिए, एक लिया हमने अमोनिया लिगेंड के साथ, एक लिया साइनाइड के साथ। इसके अंदर K की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो ग्रेटर आ रही है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हमारे पास में K की वैल्यू होगी, ठीक है, क्या कह रहे हैं, K की वैल्यू जितनी ज्यादा आपके पास इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी जो है वो भी आपके पास उतनी ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक पॉइंट तो आप ये वाला ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए एक्सपेरिमेंटल या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो जितनी ज्यादा आएगी वो कंपाउंड आपका उतना मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ये अगर हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम निकाल सकते हैं। यानी इस कंपाउंड और उस कंपाउंड के अंदर आपका ये वाला कंपाउंड जो है वो आपका मोर स्टेबल है, बिकॉज यहां पर आपके पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर है। एक चीज तो समझ में आ गई आपको, चलो ठीक है। अब अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं बच्चों, तो इस कंपाउंड के अंदर अमोनिया जो है वो कॉपर आयन के साथ में क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और साथ में कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है कि नहीं बना रहा, ठीक है। अब जब ये इसका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो यहाँ पे लिगेंड और मेटल के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, एसोसिएशन हो रहा है। ये एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम एक तरह से कह सकते हैं दैट इज एसोसिएशन कांस्टेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर इसके लिए मैं निकालता हूं K की वैल्यू, तो बताओ मेरे पास K की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास बीटा 4 की वैल्यू समझिए एक तरह से, बीटा 4 की वैल्यू जो मेरे पास आएगी यहां पर वो कितनी आएगी, ऑलरेडी वी नो दैट कि बीटा 4 कितना होता है, बीटा 4 आपका K1, K2, K3, K4 के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, ओवरऑल स्टेबिलिटी दिखाई है जब हमने 4 के 4 लिगेंड एक साथ ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी है, कॉपर NH3 का होल 4 डिवाइड बाय NH3 होल 4 एंड Cu2 प्लस आयन। ये हमारे पास क्या रहने वाली है, बीटा 4 की वैल्यू हमारे पास रहने वाली है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब अगर आपसे बच्चों ये कहा जाए कि इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगी, सेम इक्वेशन के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट,
तो डिसोसिएशन वर्ड का मतलब क्या होगा, जब आपके मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए। दैट मीन्स ये होगा कॉपर NH3 ऑलरेडी आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन बना हुआ है और ये आपका टूट जाए Cu2+ एंड 4 मोल ऑफ अमोनिया के अंदर। समझ रहे हो? तो इसके लिए बताओ बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यानी K की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है। तो इसके लिए K की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, NH3 का होल 4 एंड Cu2+ आयन डिवाइड बाय Cu NH3 का होल 4 2+। क्या समझ रहे हो? देखो इधर अगर हम बात करें एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन हमारे पास में कितना होता है बच्चों, β4 होता है। कितना होता है, β4। अगर हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट करते हैं, देखिए एक तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि जो वैल्यू आपकी यहां पे नीचे आ रही है NH3 का होल 4 एंड कॉपर 2+, डिसोसिएशन में वो वैल्यू आपकी ऊपर जा रही है, क्योंकि डिसोसिएशन में आपकी रिएक्शन रिवर्स हो गई है। रिवर्स कैसे हो गई है, यहां तो आपका मेटल आयन के साथ में लिगेंड एसोसिएट कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स, जबकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका मेटल प्लस लिगेंड्स के अंदर डिसोशिएट हो रहा है। तो रिएक्शन जब रिवर्स हो गई है तो आपका यहाँ पे जो K बन रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो भी आपका अपोजिट आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन जो आपके पास में है वो क्या होने वाला है, आपके पास में डिसोसिएशन जो होगा आपके पास में वो आपके पास रहने वाला है कितना, 1/β4। दैट इज द रिलेशनशिप। ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप निकालते हैं β4 के साथ में डिसोसिएशन की तो क्या आ गई, 1/β4 हमारे पास में आ गया है। ठीक है ना, आएगा ही, बिकॉज यहाँ पे आपकी रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है, डिसोशिएट हो गई है। तो डिसोशिएट होने से आपकी रिएक्शन रिवर्स होने से आपकी K की वैल्यू भी अपोजिट आ रही है, उल्टी आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डिसोसिएशन की वैल्यू, डिसोसिएशन के साथ में आपका जो β4 का रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, 1/β4 आपके पास होने वाला है। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारे पास में कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल आपको गिवन भी है, वो न्यूमेरिकल क्या है मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूं और उसका आंसर आपके पास क्या होने वाला है वो आप लोग लिखिएगा। चलिए, न्यूमेरिकल ये है आपके पास, कैलकुलेट डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम constant for copper NH3 का whole 4 2+ ion if for this complex β4 is given 2.1 into 10⁻23। क्या कहा गया आपसे बच्चों कि आपको कॉपर NH3 होल ट्वाइस का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, जबकि इसके लिए आपको β4 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.1 into 10⁻23। ऑब्वियसली बच्चों कॉपर NH3 होल 4 2+ आयन का जो डिसोसिएशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कॉपर 2+ + 4 NH3 के अंदर। ठीक है, जहां पर आपके पास क्या आ गया, K = NH3 का होल 4 Cu2+ और ये आ गया आपके पास में। रिलेशनशिप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि β4 के साथ में रिलेशनशिप, देखो एसोसिएशन हमेशा बच्चों डिसोसिएशन का अपोजिट होता है, आपको ये चीज अच्छे से पता है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है और जब कॉम्प्लेक्स आपका डिसोसिएट हो रहा है तो वो वापस से आपका मेटल प्लस लिगेंड में टूट रहा है। दैट मीन्स एसोसिएशन कांस्टेंट यानी β4 के साथ में इसका रिलेशनशिप जो होगा वो हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल। ठीक है, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं डिसोसिएशन जो कांस्टेंट हमारे पास होगा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा, ऑलवेज इक्वल होगा 1/β4 के। रेसिप्रोकल है ना, देखो। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ऑलवेज 1/β4। तो हमें निकालना भी क्या है बच्चों, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, 1/β4 इज इक्वल टू 1/β4 की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 2.1 into 10⁻23। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये एक सिंगल क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में गिवन है डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर, तो वो रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। इसकी हेल्प से आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। यहां पर आपका लिगेंड मेटल स्टेबिलिटी कंप्लीट होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे
मेटल लिगेंड स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहेंगे जो मेटल और लिगेंड की स्टेबिलिटी को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। तो फटाफट उससे पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटल लिगेंड स्टेबिलिटी पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, डन। चलिए अब हम मूव करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपके मेटल और लिगेंड की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली उनके अंदर आपके पास सबसे पहले कौन आने वाला है, मेटल आयन। ठीक है, लिगेंड का नेचर, ठीक है, लिगेंड किस तरह से मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उस पर डिपेंड करेगा बहुत कुछ। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। चलिए तो मूव करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटल लिगेंड स्टेबिलिटी। जब हम बात करते हैं मेटल और लिगेंड स्टेबिलिटी की, तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल पे एक कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल है, लिगेंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और यहां पर आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है एसोसिएशन होने के साथ। ठीक है, अब इन दो चीजों में आपको पता है इंटरेक्शन किसके बीच हो रहा है बच्चों, एक तो मेटल के बीच और एक लिगेंड के बीच। तो जिन भी दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है ना, ऑब्वियसली उनका नेचर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नेचर ऑफ मेटल आयन। क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मेटल आयन। चलिए देखते हैं नेचर ऑफ मेटल आयन जो है वो किस तरह से अफेक्ट करेगा मेटल लिगेंड स्टेबिलिटी को। अब देखिएगा फटाफट से, सबसे पहला पार्ट साइज ऑफ मेटल। साइज ऑफ मेटल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी आपके पास में मेटल है उसकी साइज जो है वो कैसी होनी चाहिए, स्मॉल। क्योंकि जितना स्मॉल साइज का आपका मेटल होगा, क्या कह रहे हैं, स्मॉल साइज जितना होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी पॉजिटिव चार्ज आयन की वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आयन पे होगा वैसे वैसे उतना लिगेंड इनके साथ में इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, क्या समझ रहे हैं, जैसे जैसे आपकी रेडियस कम होगी, साइज कम होगी, समझिए एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास में ये वाला है और एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास ये वाला है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ज्यादा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पे रहेगी वैसे वैसे आपके लिगेंड इसके साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। आप समझिए ये जो रिएक्शन है ना वो कैसी है, ये है लुईस एसिड और लुईस बेस की रिएक्शन है। समझ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसको चाहिए क्या कि इससे इसको इलेक्ट्रॉन मिले, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा तो इनके बीच में इंटरेक्शन बनेगा और वहां पे आपका मेटल लिगेंड का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी और वहां पे एसोसिएशन होगा और वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दैट मीन्स इसको इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको क्या चाहिए कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिससे ये इसको इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाए और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए। समझ रहे हो, तो यहां पर सिंपल सी बात बड़ी समझ में आती है आपको, क्या कि जितना मेटल आपका आयन स्मॉल साइज का होगा वैसे वैसे उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी और वो इजीली इंटरेक्ट कर पाएगा लिगेंड के साथ में। ठीक है ना, समझ में आ गया। नंबर 2 जो हमारे पास में बात आती है इसके ऊपर, वो आती है ये कि आयोनिक चार्ज जो है, मैं भी वही कह रहा था आपसे, आयोनिक चार्ज कौन सा है इसके अंदर, पॉजिटिव, वो होना चाहिए हाई। क्या होना चाहिए, हाई, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वैसे वैसे उतना लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ट्राई करेगा, वैसे वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। तो इसकी बात करूं साइज की, तो देखिए क्वेश्चन आपके पास बनता है कि जिंक जो होता है, ठीक है, और कैडमियम जो होगा, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जिंक, CD और Hg, जिंदगी कैंडी होगी, मैंने आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया था। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होती है, तो जिंक की साइज स्मॉल है इसलिए जिंक आपका स्टेबल कंपाउंड बनाएगा कैडमियम से। समझ में आ रहा है, जिंक मेटल जो होगा वो कैडमियम मेटल के कंपैरिजन में आपका मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, बिकॉज जिंक की साइज कैसी है, स्मॉल, ड्यू टू साइज कैसी इनकी स्मॉल है। ठीक है, दूसरा मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे पास में लिथियम प्लस आयन हो, सोडियम प्लस आयन हो, रुबिडियम प्लस आयन हो, ठीक है, इन तीनों आयंस में से कौन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना पाएगा। ठीक है, बताओ कौन बना पाएगा, लिथियम प्लस, क्योंकि लिथियम प्लस की साइज स्मॉल भी है
एज वेल साइज स्मॉल होने से इसमें पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सो लिथियम प्लस आयन सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना पाएगा, देन सोडियम प्लस, देन रुबिडियम प्लस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। तो नेचर ऑफ मेटल आयन जो है वो कैसा होना चाहिए आपको पता लग गया होगा। साइज होनी चाहिए स्मॉल, ठीक है, और इन पे जो पॉजिटिव चार्ज है यानी आयनिक चार्ज जो है वो होना चाहिए ज्यादा। ज्यादा आयनिक चार्ज होगा उतना अच्छे से ये लिगेंड को अपनी तरफ क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट की। लाओ मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मुझे इलेक्ट्रॉन की बहुत नीड है, तो लिगेंड इसको इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और इलेक्ट्रॉन देने से इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो आपका स्टेबल बनेगा। तो बड़ा सिंपल सा है, साइज ऑफ मेटल जो है वो कैसा होना चाहिए आपका, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, और आयनिक चार्ज जो है वो आपका हाई होना चाहिए किसी भी मेटल आयन पे, तो वो मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, स्मॉल साइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड हाई आयोनिक चार्ज metal form stable complex compound। सिंपल सी बात आपने यहां कह दी कि वो मेटल जिसकी साइज बहुत स्मॉल होगी और चार्ज जो है वो ज्यादा होगा, आयोनिक चार्ज, वो आपका मोर स्टेबल कंपाउंड बना पाएगा। चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज हमारा क्या होगा, नेचर ऑफ लिगेंड। क्या होगा, नेचर ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड की बात मैं करूं तो वहां पे आपको सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए कि जिस भी लिगेंड के ऊपर जितना ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे वो लिगेंड उतना कैपेबल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। सीधी सी बात है। तो क्या कह रहे हैं कि लिगेंड्स विच कंटेन हाई, लिगेंड जो होंगे आपके पास में जो कंटेन करेंगे हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, लिगेंड्स विच कंटेन हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से चार्ज, चार्ज का मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। वो सभी लिगेंड्स, ठीक है, जिनके पास में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, जिनके ऊपर चार्ज जो होता है वो जितना ज्यादा होता है वो उतना ही स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। नंबर 2, साइज ऑफ लिगेंड शुड बी स्मॉल, फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। एक और बात हमें समझ आनी चाहिए कि लिगेंड की साइज भी अगर स्मॉल होगी तो उस पर जो आयनिक चार्ज है वो ज्यादा होगा। एक बात तो बड़ी सिंपल है, ये अपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी फाजान्स रूल के अंदर, कि साइज जितनी स्मॉल होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज आयन हो चाहे वो आपका पॉजिटिव चार्ज आयन हो। तो यहां पर भी लिगेंड की साइज अगर स्मॉल होगी तो यहाँ पर इनके ऊपर चार्ज जो होंगे या इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे मेटल को, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे उतना स्टेबल कंपाउंड आपका बना पाएंगे। तो यहां पर देखिएगा दोनों में सिमिलर बातें आपके सामने आ रही हैं कि जिस तरह से आपका मेटल आयन स्मॉल साइज और हाई आयोनिक चार्ज का होना चाहिए, वैसे आपका लिगेंड भी स्मॉल साइज एंड हाई आयोनिक चार्ज का होना चाहिए, वो उतना अच्छे स्टेबल कंपाउंड आपके पास बनाते हैं। नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है लिगेंड्स के बारे में। अगर अपन बात करते हैं तो लिगेंड्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या, मोर बेसिक लिगेंड्स form more stable compound। अब मोर बेसिक लिगेंड का मतलब बच्चों क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। मोर बेसिक लिगेंड का मतलब ये है जिन लिगेंड्स के ऊपर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब ऑब्वियसली लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, वो लिगेंड्स जो मेटल आयन को मोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। बच्चों क्या करते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ऑब्वियसली जिस भी स्पीसीज के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है डोनेट करने के लिए, वो उतना अच्छा लुईस बेस होगा, ये तो मानते हो। तो जितना अच्छा लुईस बेस होगा वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल आयन को और उतना स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो सिंपल सी बात है,
लिगेंड्स की अगर बेसिक नेचर इंक्रीज होती है, जितनी ज्यादा मोर होती है, वो उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। चलिए नंबर 3 फैक्टर जो हमारे पास अब आने वाला है, लिगेंड के बारे में हमने पढ़ लिया। क्या लिगेंड जितना ज्यादा लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा उतना स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। लिगेंड स्मॉल साइज का होना चाहिए और उस पर आयोनिक चार्ज भी हाई होना चाहिए, वो उतने अच्छे स्टेबल कंपाउंड बना पाएंगे। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ कीलेट लिगेंड। ओके, यहां पे देखेंगे दोज लिगेंड्स which can form chelate ring form more stable complex compound। कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या कह रहा हूं मैं यहां पर कि वो सभी लिगेंड जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है किलेट लिगेंड फॉर्म करने की, किलेट रिंग फॉर्म करने की, वो ज्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना पाएंगे। और ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं हमारे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर कि किलेट रिंग कैसे बनती है। किलेट रिंग बनाने के लिए लिगेंड के पास कम से कम बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, यानी उस लिगेंड के पास कम से कम 2 डोनर एटम होने चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, याद कीजिए, EN, इथेन 1,2 डाई अमीन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कॉपर पे 2+ आयन है, ठीक है, और आपके पास लिगेंड कौन सा है, इथेन CH2 1,2 डाई अमीन NH2 NH2। ऑब्वियसली ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इससे क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ये वाला अमोनिया भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इससे क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर बच्चों कि NH2 जो यहां पर होगा आपका, यानी इथेन 1,2 डाई अमीन होगा, वो आपका इस कॉपर आयन के साथ में क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद में जो स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे बन के आती है, दैट इज ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर। देखिएगा क्या बनी है, रिंग बन गई एक पूरी, यानी साइक्लिक कंपाउंड बन गया है, दैट इज नोन एज किलेट रिंग। और इस लिगेंड को हम बोलते हैं किलेट लिगेंड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं किलेशन। जनरली कॉपर 2+ आयन के साथ में अगर आपका लिगेंड अटैच होता है, कौन सा, अमोनिया, मान लीजिए अमोनिया के 2 मोल होते, एक तरफ ये अमोनिया आपके पास में, एक तरफ ये वाला है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता, ये भी देता, इसको इलेक्ट्रॉन क्या बनाता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता। अब यहां पर 2 अमोनिया आपके कॉपर आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो रहे हैं और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहे हैं, यानी कॉपर के साथ में 2 लिगेंड अटैच है आपके, एसोसिएट हुए हैं, स्टेबल कंपाउंड बना है। बट इनकी बात अगर करते हैं तो ये इथेन 1,2 डाई अमीन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं उससे एक साइक्लिक रिंग भी बन गई है। इसका मतलब यहां पर एसोसिएशन जो हुआ है मेटल और लिगेंड का, वो बहुत अच्छे से हुआ है एज कंपेयर टू दिस वन एग्जांपल। सो ये आपका मोर स्टेबल रहेगा। कौन सा, इथेन 1,2 डाई अमीन के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बना है, दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द नॉर्मल कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, बिकॉज यहां पर आपका ये वाला लिगेंड जो है वो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उसके साथ में एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, जहां पर आपके मेटल और लिगेंड के बीच में एसोसिएशन मोर हुआ है। मोर एसोसिएशन, मोर स्टेबिलिटी, दैट मीन्स वो लिगेंड जो किलेट रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो वहां पर आपकी मोर स्टेबिलिटी आपके पास आने वाली है एज कंपेयर टू द नॉर्मल लिगेंड्स के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टोटल आपके पास में 3 फैक्टर्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। मेटल आयन का नेचर कैसा होना चाहिए, मेटल आयन स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई आयनिक चार्ज होना चाहिए। लिगेंड अगेन स्मॉल साइज एंड हाई आयनिक चार्ज, बट जितना मोर बेसिक लिगेंड आपका होगा, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। एंड वो लिगेंड्स जो आपके किलेट रिंग फॉर्म करते हैं वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल लिगेंड्स के। तो बच्चों यहाँ पे अपना टॉपिक मेटल लिगेंड स्टेबिलिटी जो वो कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था। अब हमारे पास में केवल एक टॉपिक रिमेनिंग है, दैट इज मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, और उसके साथ हमारा चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगेन न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा।